बताइए हो। अभी हम थोड़ी देर घंटा बाद आपको फ़ोन करते हैं क्लास के बाद। हाँ, ऑनलाइन। हाँ तो एडमिशन ले ले, भेज दीजिए यहाँ। नंबर दे दिए, लेकिन 1 घंटा बाद हम फ़ोन कर पाएंगे। ठीक है, नंबर हमारे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप अभी नहीं चल रहा, नेट नहीं है। ठीक। हेलो, नमस्ते, बताइए। ठीक है, अभी नेट नहीं चल रहा है, अभी वाईफाई रिचार्ज कराया गया है, अभी चलने लगेगा तो हम जोड़ देंगे। ठीक। हेलो। देखिए भाई, आपका ग्राम पंचायत में लिखवाया जा रहा था, जितना लेक्चर दिया गया है आपका उसी को आज लिखवाया जाएगा। और सूचना दे दिया जाए भाई, कल चूँकि बाहर से भी लोग आते हैं, कल माने आपका पुल उल सब बंद रहेगा, सबसे बड़ा नहान है यहाँ, तो कल कोचिंग बंद।
जाए। और नियत शब्द को डिटेल में आपको बताया गया था शुरुआती दौर में। नियत का मतलब कि प्रेस्क्राइब्ड मतलब नियमों द्वारा विहित। तो बताइए किस माने इस कानून के तहत नियम कौन बनाती है? राज्य सरकार। बताया गया था भाई 110 में बनाती है। हो सकता है कि आजकल वो भी फालतू क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं मेंस में और अच्छे क्वेश्चन कम बन रहे हैं, तो कुछ फालतू क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा। अब आपका बता दिया जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप देखिए अच्छी धाराओं से कम क्वेश्चन और जो आपको लगता है कि ये छोड़ देना चाहिए वहीं से अब ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो चाहे सीआरपीसी जो भी कानून पढ़िए, थोड़ा फालतू प्रावधान भी पढ़िए। और इसका आपको फ़ायदा भाई बिहार में भी लोगों को मिला है। अब सूचना धीरे धीरे आ रही है और बिहार में जो यहाँ के लड़के अच्छा करके ज़्यादा लोग आए हैं, इसमें एपीओ में आपका अच्छा करके आए हैं। और अब लोग बता रहे हैं कि लगभग 90% आपके लेक्चर से और जो लास्ट दिन संविधान पढ़ाया गया 15 से 20 क्वेश्चन जीएस और संविधान मिलाकर 3 घंटा केवल पढ़ाया गया, उसी से आ गया है। मैंने शुक्रवार को पढ़ाया गया था भाई, शाम को आपका 3:30-4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पढ़ाया गया था। और 15 से 20 क्वेश्चन लोग बता रहे हैं कि बस वीडियो हम देखे रेल में और वहीं आ गया। और एकदम भाई शुक्रवार को आप अपलोड किया गया, शनिवार को लोग देखे या शुक्रवार को रात में, और 15 से 20 क्वेश्चन उससे आए हैं। जाकर आप पेपर मिला लीजिए लास्ट लेक्चर से। तो भाई आप लोग भी प्रयास करिए कि आपका वैकेंसी झारखंड की भी आ जाएगी, एमपी की भी डेट आ गई। नहीं अभी जे की नहीं आई है। हाँ कितना टीसीएस का है अभी वो संयुक्त असैनिक परीक्षा है, वो न्यायिक देगा। जब लिखेगा तो ऊपर न्यायिक देगा। तो झारखंड का आपका कोरोना के समय ही आने वाली थी मार्च में, लेकिन उस समय नहीं आई। तो आप लोग इस समय भाई अच्छे से पढ़िए। आपका मेंस का ही बैच आज से शुरू ही हो जाएगा। आपका 11:15 11:30 से थोड़ा लेट ही शुरू किया जाएगा, ताकि रेगुलर बैच कम से कम 3 घंटा चले। उसके बाद आपका जिनको मेंस पढ़ना है भाई, पहले सीआरपीसी चलेगी, उसके बाद बिहार का एक माइनर एससी एसटी एक्ट चलेगा। तो जो लोग मेंस पढ़ना चाहते हैं अपना, अगर मैंने बिहार नहीं देना है तो आप सीआरपीसी पढ़ के निकल जाइए, क्योंकि प्री में भी 60-70% उसी से कवर हो जाएगा। ताकि भविष्य में जब पढ़ाना पड़े यूपी के लिए तो थोड़ा आप लोगों पर भी भार कम रहे। तो इधर आपका मेंस के लिए चलता रहेगा तीनों, सीआरपीसी, फिर आपका एविडेंस, फिर आईपीसी, और एक हम लगा देंगे आपका बिहार का लास्ट में माइनर, ताकि जिनको न पढ़ना हो अपना माइनर छोड़कर क्या करे लास्ट में चला जाए। उसका फ़ायदा ये रहेगा। देखिए आपका कैसे प्रधान को हटाया जाएगा ये आपका समाप्त हो गया। अब आइए आपका देखा जाए धारा 12C निकालिए। ये भी काफ़ी लंबी धारा है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है भाई मेंस में। अब लेक्चर सुनिए भाई तब लिखवाया जाएगा, क्योंकि जितना लेक्चर दिया गया उतना आपका अब लिखवा दिया गया। अब लेक्चर 1-2 दिन चले फिर 2-3 क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। धारा उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत एक्ट 1947 का सेक्शन आपका 12C देखना है। अब फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए। तो ग्राम सभा कैसे हटाएगी प्रधान को ये हमने बता दिया, ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आपका राज्य सरकार कैसे हटाएगी वो बताया जाएगा, और कब कोई ग्राम प्रधान अयोग्य हो जाएगा ये 5A में, और कब चुनाव पर आपत्ति की जा सकती है। अब आपत्ति का पहले व्यू देखिए। चुनाव पर आपत्तियां या ऑब्जेक्शन किया जाता है तो पहले ऑब्जेक्शन समझिए। ऑब्जेक्शन मतलब आक्षेप। आक्षेप का मतलब ये हुआ कि आप आपत्ति कर सकते हैं, चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। तो तुरंत आपका आक्षेप पर 5-6 क्वेश्चन पहले इधर उधर से बनाना है कोरिलेट करके, और तब आपका ग्राम पंचायत चलना है। पहला आक्षेप हम कराते हैं
अगर राज्य ने कोई कानून बनाया है तो उस पर हम आक्षेप या आपत्ति कर सकते हैं, तो किन किन न्यायालयों में जाकर कर सकते हैं बताइए। तो ये बिहार में पूछा गया था कि अगर मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया या राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया या सक्षम प्राधिकारी ने कोई नियम या विधि बनाया, तो हम क्या अगर हमें वह विधि पसंद नहीं है या हमें आपत्ति है या हमारे मूल अधिकारों को वह विधि क्या करती है, हनन, तो बताइए कहाँ आपत्ति कर सकते हैं कि इसे रद्द किया जाए या इसे अवैध घोषित किया जाए। दो न्यायालय कहाँ कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और, तो बताइए आप लोग, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, 226 और सुप्रीम कोर्ट। इसी को एक लाइन में बिहार जे एपीओ में आया भी था, इसी को एक लाइन में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, तो किस न्यायालय को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। ये एक क्वेश्चन माने भाई जो मॉडल आ रहा है वो भी हमें चलते रहना है। अब आपत्ति दूसरा देखिए भाई, दूसरी आपत्ति जो होती है सीपीसी में होती है, और मैं धारा 9 बताते समय जुडिक्शन के बारे में 12-13 नियम लिखवाया था, बहुत मैंने डिटेल में। तो सिविल मामलों में न्यायालय को अधिकारिता नहीं है, ये पिछली बार उत्तराखंड में भी आ चुका है भाई। ये आपत्ति आप कर सकते हैं और सेक्शन 21 में है, यानी कि आप सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर भी आपत्ति कर सकते हैं। और इस आपत्ति का वर्णन आपका कहाँ किया गया है, तो सीपीसी की धारा में 21 में। भाई नए लोगों को ना याद हो तो सेक्शन तो कम से कम याद रखें। सीआरपीसी में भी आप आपत्ति कर सकते हैं और 177 4 क्वेश्चन बना था बिहार में, 177 से लेकर 188 तक 4 क्वेश्चन इस बार बना था बिहार में, ये भी याद रखिए इसी पर। इसके बाद एक आपत्ति जो पिछली बार आपका एमपी में पूछा गया, वह संविधान से पूछा गया कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो उसको चुनौती या उस पर आपत्ति या ऑब्जेक्शन या आक्षेप किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 71। कौन सा अनुच्छेद, और कहाँ केवल किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। बस एक लाइन याद रखिए, यही क्वेश्चन बना था पिछली बार एमपी में, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव पर आपत्ति, 71 कहाँ कर किया जा सकता है, केवल और केवल। अब ऑप्शन देखिए क्या देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ हाई कोर्ट न मारकर केवल क्या मारना है, सुप्रीम कोर्ट। तो 4 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा निकल गया। अब आइए, ग्राम प्रधान या कोई मेंबर हैं, उसके चुनाव को आप चैलेंज करना चाहते हैं तो किन आधारों पर कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, क्या क्या दिखा सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 12 या 12C में है। तो आ जाइए 12C अब शुरू किया जाए। देखिए भाई, आपका निर्वाचनों पर आपत्ति करने के लिए एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र किसके निर्वाचन पर, प्रधान या सदस्य। देखिए, प्रधान के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में सिवाय किसी ऐसे आवेदन पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसे ढंग से जो नियत किया जाए, यानी कि नियत किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा, निम्नलिखित आधार पर आपत्ति न की जाएगी कि। इसका मतलब ये हुआ, आपका सतर्क होकर आपको देखना है कि ग्राम प्रधान
या ग्राम पंचायत का जो मेंबर है उसके चुनाव पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब कहाँ करेंगे, माने कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन देकर। कैसे अब कहाँ करेंगे और कितने समय के अंदर करेंगे ये नियत किया जाएगा। नियत किया जाएगा अभी बताया गया। नियत मतलब प्रेस्क्राइब्ड किया जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या हमने बताया था शुरुआती दौर में, नियमों द्वारा विहित। तो इस कानून के तहत नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार। और सेक्शन भी याद रखिए 110 कौन सा अंश धारा है 110, यानी कि कितने समय के अंदर आप प्रधान के चुनाव को चुनौती देंगे और किस प्राधिकारी के समक्ष देंगे, इसके लिए राज्य सरकार क्या बनाएगी, नियम। अब किन आधारों पर आप दे सकते हैं, देखिए आपका आधार एक एक करके देखिए। यह निर्वाचन इस कारण निर्बाध निर्वाचन नहीं है कि इसमें रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था। देखिए आपका जो बेयर एक्ट की भाषा है थोड़ा समझने का प्रयास करिए। निगेटिव लिखी गई है और जब भी आप इसको मेंस में लिखेंगे पॉजिटिव वे में, हम भी पॉजिटिव लिखवाएंगे क्योंकि ये वो भाषा जो लिखी गई है वो कैसी है, उलझाऊ। और उसको लिखते समय आप सकारात्मक लिखेंगे। अब क्यों, हमें भी मैंने खुद ही पता नहीं है कि इतना नकारात्मक भाषा में क्यों लिखा जाता है कानून। अब यह है कि नकारात्मक भाषा में लिखना आसान है और सकारात्मक में कठिन। जैसे कि आपका अचल संपत्ति की परिभाषा टीपीए में देखिए, वो भी नकारात्मक। सद्भावना पूर्वक आया था बिहार में, गुड फेथ में 52 में परिभाषित है आईपीसी में, वो भी नकारात्मक। आपका चल संपत्ति दिया है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ों की डिफिनीशन आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, नकारात्मक। तो यहाँ जो आधार बताए गए हैं वह निगेटिव वे में दिए गए हैं, लेकिन हम किस वे में आपको पढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव। याद रखिए हम किस वे में, अर्थात प्रधान के चुनाव पर पहली आपत्ति इस आधार पर कर सकते हैं कि हजूर प्रधान के चुनाव या ग्राम पंचायत के सदस्य क्या चुनाव भी, दोनों के आपत्ति हैं। आपका क्या दिया गया है, यानी कि रिश्वत का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्वत देकर और चुनाव प्रधान जी जीत लिए, माने आपका रिश्वत देकर। अब कब कहा जाएगा कि प्रधान जी रिश्वत दिए, तो रिश्वत को व्यापक रूप से क्लाज 2 के ए में बताया गया। तुरंत को रिलेट करके पढ़ना है भाई, रिश्वत मतलब क्या हुआ। यानी कि पहला आधार आपका ये हुआ कि आपका रिश्वत देकर चुनाव जीता गया है या रिश्वत का चुनाव में क्या किया गया है, तो घूसखोरी का प्रयोग किया गया है। तो कब कहा जाएगा, पहले आधार बता दिया जाए तब आपका दूसरा देखिए। दूसरा है कि अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था। इसका मतलब ये हुआ कि अनुचित प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव, इसको समझिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है। अनुचित प्रभाव डालकर प्रधान जी ने यह चुनाव जीता है और जो अनुचित प्रभाव डाला गया है वह एक दो आदमी पर नहीं डाला गया, बल्कि उसका एरिया क्या था, वाइड था। वाइड मतलब काफ़ी व्यापक था। तो अनुचित प्रभाव किसे कहा जाएगा, कब कहा जाएगा कि प्रधान जी ने रिश्वत देकर चुनाव जीता है, या कब कहा जाएगा कि प्रधान जी आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस करके वाइड रूप से चुनाव जीते हैं। ये आगे हम बताएंगे, रिश्वत की भी परिभाषा और किसकी, अनुचित प्रभाव। लेकिन अनुचित प्रभाव और रिश्वत को आपका, अनुचित प्रभाव को आप संविदा अधिनियम से भी जोड़ सकते हैं। अनुचित प्रभाव या बुरा प्रभाव या असम्यक असर
या अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ परिभाषित है संविधान नियम में? 16 में। किस धारा में? 16। और उसका प्रभाव दिया गया है 19A। तो पहले संविधान नियम में जाइए, जहाँ की एक व्यक्ति ऐसी हैसियत में है कि वह दूसरे की इच्छा को, विल को डोमिनेट कर सकता है। डोमिनेट का मतलब अधिशासित कर सकता है, अधिशासित मतलब दबा सकता है, कुचल सकता है। और दबाया, और दबाकर कैसा फायदा उठाया? औचित्य की उचित, औचित्य। तो हम कहेंगे कि एक पक्षकार दूसरे के विरुद्ध असम्यक असर का क्या किया है? प्रयोग। और एक दो उदाहरण देखें तब यहाँ बैक हुआ जाए। जैसे कि एक गुरु है और चेला। तो पिछली बार बिहार जे में यही आ गया था कि गुरु चेले का संबंध किससे प्रभावित माना जाएगा। तो अब आप लोग बताइए, क्या गुरु ऐसी हैसियत में है कि चेले की इच्छा को कुचल सकता है, दबा सकता है कि नहीं है? और गुरु ने चेले की इच्छा को क्या किया? दबाया। और घोड़ा जो 1 लाख का था, गुरु ने 100 रुपया में खरीद लिया। तो गुरु ने असम्यक असर डाला कि नहीं? डाला। उसी प्रकार प्रधान जी थे, दबंगई किए या रिश्तेदारी निभाए और लोगों पर दबाव डाले कि हम ही को वोट देना, तभी आगे बताया जाएगा। डिटेल में इसका औचित्य प्रभाव का डिटेल में यही बताना है। तो कितने आधार आपका हो गया? ए में 2 आधार। पहला आधार याद रखें, पहला क्या है? रिश्वत। दूसरा क्या है? औचित्य प्रभाव डाला गया है, सीमित की व्यापक। चलिए 2 आधार याद रखिए। ख देखिए, एक और आपका है खंड ख। निर्वाचन के परिणाम पर, यानी कि निर्वाचन के परिणाम पर किसी नाम निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से सारवान प्रभाव पड़ा है। अब आइए, किसी नाम निर्देशन को, पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करना क्या कहलाता है, ये समझिए। किसी नाम निर्देशन पत्र का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति पर्चा दाखिल किया। क्या किया? नाम निर्देशन पत्र याद रखिए। पर्चा प्रधानी का क्या किया? पर्चा दाखिल किया। और प्रधानी क्या, उसका पर्चा स्वीकार कर लिया गया। और जो ये स्वीकार किया गया था वह अनुचित रूप से या गलत तरीके से किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था, या एज ही कम थी, या वह दूसरे एरिया का था और इस एरिया में आकर पर्चा भर दिया और इसके पर्चे को गलत तरीके से निर्वाचन अधिकारी ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद चुनाव हो गया और चुनाव के बाद यही व्यक्ति क्या हो गया है? जीत गया है। तो जो हारा हुआ है या आपका, वह जा सकता है सक्षम प्राधिकारी के समझ कि हजूर, इनका पर्चा जो स्वीकार किया गया है वह गलत तरीके से कि सही तरीके से? गलत तरीके से। अतः इनके चुनाव को, प्रधानी को क्या किया जाए? रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए, अपास्त किया जाए, सेट एसाइड किया जाए। या आपका अस्वीकार किया गया है। अस्वीकार का मतलब ये हुआ कि हजूर, हम सब कुछ सही था, हमने पर्चा भरा, लेकिन जो माने निर्वाचन अधिकारी जिले में था वह गलत तरीके से हमारा पर्चा खारिज कर दिया। और सब कुछ मैं सही था, सब कागज पत्तर भी लगाया था, कहीं मेरे कागज पत्तर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी गलत तरीके से हमारे पर्चे को क्या किया गया? अस्वीकार। और अस्वीकार करने के बाद चुनाव हुआ, हम तो लड़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं लड़ पाए? क्योंकि हमारा पर्चा ही क्या कर दिया गया था? खारिज। अतः इस चुनाव को रद्द किया जाए और पुनः चुनाव कराया जाए, ये मांग कर सकते हैं। हारा हुआ प्रत्याशी मांग कर सकता है।
तो 2 आधार और मिल गए कि पर्चा क्या किया गया था, गलत तरीके से किसी का स्वीकार या गलत तरीके से क्या किया गया था, अस्वीकार। और इससे प्रधान के चुनाव पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सारवान प्रभाव पड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यानी कि सारवान यानी कि सब्सटेंसिव इफेक्ट, यानी कि 1-2 वोट का नहीं, बहुत ज़्यादा वोट इधर से उधर हो सकता था। ये आपका आधार है। तो अब पूरी तरह आप कह सकते, देखिए आपका दूसरा देखिए, तब पूरी तरह फिर आधार बताया जाए। दूसरा है, इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने में घोर चूक किया हो। इसका मतलब कि कोई प्रत्याशी था और इस कानून के तहत नियम बनाए गए, या राज्य सरकार जो प्रधान के लिए नियम बनाई है चुनाव के लिए, उन नियमों का कैसा उल्लंघन किया, छोटा मोटा की घोर। तो घोर और आपका कम उल्लंघन की ज़्यादा। घोर मतलब ग्रेवियस, ग्रेवियस माने गंभीर, यानी कि ऐसा उल्लंघन किया है जो क्षम्य नहीं, ये कह सकते। यानी कि छोटी, यानी कि विधि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती और आपका घोर उल्लंघन किया है, और इसके कारण जो चुनाव है उस पर कैसा इफेक्ट पड़ा है, सब्सटेंसिव या महत्वपूर्ण या सारवान। तो अब आप फिर लाइन बना लीजिए, दिमाग में बैठाइए, क्योंकि भाई रट नहीं सकते हैं लाइन बाय लाइन जे में। आपको दिमाग में एक मॉडल बैठाना पड़ेगा। तो कौन कौन से आधार हो गए, पहला रिश्वत हो गया, दूसरा आपका व्यापक रूप से क्या डाला गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, तीसरा पर्चा गलत तरीके से स्वीकार किया गया या गलत तरीके से क्या किया गया, इनकार किया गया, और चौथा क्या हो गया कि जो प्रधान के चुनाव में नियमों का घोर क्या किया गया, उल्लंघन। तो यही आधार आपको लिख देने हैं। अब तो याद हो गया ना चारों। अब आइए आपका खंड 2। खंड 2 आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे। समझे जाएंगे मतलब क्या होगा, माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कब कहा जाएगा कि प्रधान जी रिश्वत देकर जीते हैं, और कब कहा जाएगा कि प्रधान जी अनुचित प्रभाव या बुरा प्रभाव करके जीते हैं। तो रिश्वत और बुरा प्रभाव को किस क्लाज में बताया गया है, क्लाज 2 में व्याख्या की गई है। देखिए कह करके, रिश्वत अर्थात, अब देखिए रिश्वत क्या क्या होती है, एक उदाहरण भी देखना है। किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से आपका मने कह सकते हैं कि क्या क्या किया गया है। तो देखिए पहला, यानी कि किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने के लिए उत्प्रेरित किया गया, पैसा दिया गया। यानी कि आप लोग गांव में देखते हैं कि अगर लगता है किसी को कि ये अगर रहेगा अकेले बिरादरी का या धर्म का, तो अपना वोट पूरा पालेगा और हम क्या होंगे, हार जाएंगे। तो होता क्या है गांव में कि उसी बिरादरी या उसी जाति या उसी धर्म के एक लोगों को पैसा देकर क्या किया जाता है, खड़ा करा दिया जाता है कि यह केवल और केवल क्या काटेगा, वोट काटेगा, और हम आसानी से क्या होंगे, जीत जाएंगे। और लेकिन वही है कि साबित करना मुश्किल है भाई, पैसा चेक से थोड़ा ले रहा है, वो तो अवैध रूप से ले लिया और खड़ा हो गया। दारू मुर्गा चला, जैसे चुनाव आता है अब दारू मुर्गा पर भी आ जाएगा। अभी इसी में आपका खूब दारू मुर्गा पिला के खिला के क्या किया गया, तो गांव में आपका पाउच खूब चलने लगता है प्रधानी के 1 माह 2 माह पहले से।
तो भी अब बताया जाएगा। तो पहले तो ये आ जाइए कि तुम खड़ा हो जाओ प्रधानी में, इसके लिए क्या दे दिया गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, कुछ धन ओन या सामान दीजिए। या खड़ा ही न हो, यानी कि तुम्हारे बिरादरी से या जाति से या धर्म से मैं खड़ा हूँ और तुम खड़ा न हो, क्योंकि तुम मेरा वोट क्या करोगे, काट दोगे, तो ये भी रिश्वत माना जाएगा। अभी आगे चला जाएगा पहले। या उम्मीदवार से नाम वापस लेने के लिए, अर्थात इसका मतलब कि तुम पर्चा भर दिए हो और तुम अपना पर्चा क्या कर लो, वापस ले लो। अब अगला देखिए, किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए पुरस्कार स्वरूप रहने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मतदान करोगे तो तुम्हें घर दिलवा देंगे, आपका माने तमाम चीज़ें, या पैसा देंगे, और मतदान नहीं करने जाओ तो देखिए दो बातें होती हैं। या तो लोग ये कहते हैं कि तुम चलो मतदान दो, मैं तुम्हें लालच देते हैं लोग, पैसा दूंगा, वहीं शराब पी लेना, चल कर एक वोट तो डाल दो, मुर्गा भी बना है बाहर खा लेना गांव में, तो आपका वैसे भी तो ये भी आपका माने ये हो गया। और दूसरा, चुनाव न डालो, तो अब देखिए यहाँ ज़्यादा खतरा रहता है। यहाँ आपका ये रहता है कि अगर प्रधान जी का कोई खास है या प्रधान जी को आश्वासन दिया है कि हम आपको ही वोट देंगे, और प्रधान जी को लगता है कि ये निश्चित हमें वोट नहीं देगा, तो उसको मना रहे हैं कि चलो क्या करना है, तुम वोट ही देने न जाना, तुम्हारे एक वोट से मैं थोड़े हार जाऊंगा, और मना कर उसको वोट देने ही नहीं दिए, क्योंकि प्रधान जी पहले से जानते थे कि वोट देगा तो हमारे क्या देगा, विरोध में। अब आगे देखिए भाई, आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट। यानी कि सीधे या टेढ़े कहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से, उत्प्रेरित माने उकसाने के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिए कि वह इस प्रकार खड़ा हुआ या खड़ा नहीं हुआ, या उसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लिया है। सेकंड, किसी निर्वाचक को इस बात के लिए कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा है। अब क्या किया गया है, उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सहमत से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, या तो उम्मीदवार द्वारा ही, यानी कि जो प्रधानी का चुनाव क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या उम्मीदवार की मौन सहमति। मौन सहमति का मतलब ये हुआ कि प्रधान जी सीधे तो नहीं किए, लेकिन प्रधान जी के जो चेले चपाटी थे, आदमी थे, उसने ये किया, और प्रधान जी उसके बारे में क्या रह गए, मौन, विरोध नहीं किए। तो आपका देखिए, आपका यहाँ जो साइलेंट शब्द हैं या साइलेंस शब्द हैं, मौन सहमति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। मौन का मतलब कभी देखिए मौन पर बता दिया जाए, तब आपका फिर मौन पर आया जाए। जो ये मौन सहमति हैं, ये कई जगह काम करती है, जैसे कि आपका आस्टेनेबल ओनर में काम करती है, टीपीए की धारा 41 में। किस में काम करती हैं, आपका टीपीए की धारा 41 में। जो सबसे महत्वपूर्ण आपको कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है, और धारा 17 का यानी कि धारा 17 का स्पष्टीकरण खूब पूछा जाता है। क्या साइलेंस रहना या मौन रहना फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं, तो सामान्यतः फ्रॉड नहीं माना जाएगा। वो दो अपवाद हैं, मौन रहना और केस भी याद रखिए, भले बिहार में पूछा नहीं गया होगा, हमें लगता है श्री कृष्ण वाला पूछा नहीं गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, भाई याद रखिए।
तो मौन सहमत का यहाँ मतलब ये हुआ कि प्रधान जी, याद रखिए प्रधान जी वहीं थे, प्रधान जी के जो चेले चपाटी थे, यानी कि प्रधान जी की ओर से कोई व्यक्ति क्या को वहाँ क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन प्रधान जी की कैसी सहमत थी, मौन, रोके नहीं। इसको आप मुस्लिम विध में भी देख सकते हैं कि जिन कार्यों को किया जा रहा था और पैगंबर साहब ने उन्हें उनके आँख के सामने किया जा रहा था और रोका नहीं, वह भी कानून मुस्लिम विध में माना जाता है, जिसे हदीस या सुन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुस्लिम विध में? सुन्ना। देखिए आपका भाई फिर एक बार देखिए तो मौन शब्द बताया गया। देखिए उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मत से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार दे दीजिए, तो उपहार कोई दिलवा दीजिए, आपका पैंट शर्ट का कपड़ा दिलवा दीजिए, या साड़ी बंटवा दीजिए, या तमाम चीज़ें उपहार दे दीजिए, या बोतलें बांट दीजिए उपहार में, किलो पी कर क्या रहो, मस्त रहो। तो उपहार या कोई परितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना, यानी कि कोई परितोषण यानी कि आपका पैसा वैसा इत्यादि, अर्पण का प्रस्ताव करना। अब अर्पण शब्द लिखने की आवश्यकता है, देने का प्रस्ताव भी लिखा जा सकता था, तो देने का प्रस्ताव करना या वचन देना, यानी कि जब मैं जीत ये लो, या ये भी हो सकता है कि ये ले लो भाई, ये सामान ले लो, पैसा ले लो, तुम खड़ा ही न हो, वोट देने ही न जाओ, अपना नाम क्या कर लो, वापस ले लो, नामांकन कर दो इत्यादि। इसके लिए या तो कोई क्या दिया गया उपहार, या क्या किया गया, परितोषण या उपहार देने का क्या किया गया है, वचन दिया गया है, या आपका प्रस्ताव किया गया है। यानी कि इसका मतलब कि जब मैं, ये भी हो सकता है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारा मकान मैं अपने पैसे से क्या करूंगा, बनवा दूंगा, तुम वोट दे दो, या वोट देने ही न जाओ, या अपना नाम क्या करो, वोटर मने प्रधानी से वापस ले लो, तो ये रिश्वत माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। ये या तो प्रधान जी किए हो, या प्रधान जी की मौन सम्मत से कौन किया हो, कोई अन्य व्यक्ति। याद रखिए कौन किया हो, अन्य व्यक्ति भी। अगला देखिए भाई खंड ख, देखिए अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव डालना अर्थात निर्वाचन संबंधी किसी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मत से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयास। प्रतिबंध यह है कि इस खंड के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो और जो, अब असम्यक असर कब कहलाएगा, तो देखिए भाई किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति की जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो किसी प्रकार को क्षति पहुंचाने की धमकी देना। तो धमकी दिलवा दिया जाए प्रधान जी की ओर से, या तो प्रधान जी धमकी दे रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, या प्रधान जी की मौन सम्मत से उनके चेले चपाटी यानी कि अन्य व्यक्ति क्या धमकी दे रहे हैं भाई, क्षति पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। तो चूंकि क्षति पहुंचाने की धमकी दिया जा रहा है, तो क्षति या इंजरी शब्द को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, 44 में। आईपीसी की धारा 44 में आपका क्या परिभाषित है, क्षति। तो बताइए क्षति दो प्रकार की होती है भाई, क्षति पहले समझिए। एक तो आपका वैध यानी कि जो अपराध नहीं है, जिसका उल्लेख आईपीसी की धारा
76 से लेकर 106 तक में है। जैसे कि एक जल्लाद एक कैदी को न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में फांसी पर लटका देता है। जल्लाद ने क्षति कारित किया लेकिन वह कोई अपराध, तो ये बताइए वैध क्षति मानी जाएगी कि अवैध? वैध। कौन सी धारा में जल्लाद बचाव का हक लेगा? 77 की, 78 की, 76? 78। कौन सा? 78 भाई। हाँ 78। जल्लाद किस धारा में बचेगा? चलिए, शरीर की प्रतिरक्षा में किस धारा में जान से मार सकते हैं? शरीर और संपत्ति की। हाँ, तो ये भी आया। तो देखिए कितना क्वेश्चन निकल रहा है आपका। और क्षति अभी बता रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और निकलेंगे भाई। यही तो आपका है कि भाई 2-4 क्वेश्चन चलता रहे। एक होती है अवैध रूप से क्षति पहुंचाना, तो क्षति की धमकी दी गई है तो क्षति 4 प्रकार की याद रखिए। एक मन को, एक शरीर को, एक संपत्ति को और एक ख्याति को। याद रखिए किसको किसको क्षति? मन को, शरीर को, संपत्ति को और किसको? ख्याति। तो एक उदाहरण देखिए तब आगे बढ़ा जाएगा। मन को अब यहाँ से यूपीजे इंटरव्यू में पूछा गया है कि मन को क्षति पहुँचाने वाले अपराध, तो धर्म संबंधी अपराध, अश्लीलता, आपराधिक अभित्रास हुआ इत्यादि मन को क्षति पहुँचाते हैं। यानी कि मन की भावनाओं को क्या पहुँचाते हैं? ठेस। इसके बाद ख्याति को, तो मान हानि जो 499 आईपीसी में है वह किसको नुकसान पहुंचाता है? ख्याति को। और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अध्याय 16 में आईपीसी और संपत्ति को 17 में। तो चारों याद रखिएगा। अब आइए, क्षति का मतलब क्या हुआ? मन को क्षति की धमकी देना, कि शरीर को, कि संपत्ति को, कि ख्याति को, कि सभी। तो भाई यानी कि प्रधान जी धमकी दिए हैं कि हम तुम्हारा क्या करेंगे? क्षति कर देंगे। तो ये अनुचित प्रभाव माना जाएगा। देखिए आगे भाई, किसी प्रकार की क्षति, चाहे शरीर की, किसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। किसी प्रकार मतलब क्या? चाहे ख्याति की, चाहे संपत्ति की, चाहे शरीर की, या किसकी? मन की। किसी प्रकार की क्षति। अब अगला शब्द इसी में देखिए। अब किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी जिसके अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है। तो आइए, सामाजिक बहिष्कार यानी कि अगर तुम हमें वोट नहीं दिए, तो बस एक उदाहरण देखा जाए, वो सब पर चलता रहेगा। खड़ा होना उम्मीदवार, पर्चा ही न दाखिल करो, वापस ले लो। तो एक करके उदाहरण देखा जाए। यदि तुम हमें वोट नहीं दिए तो तुम्हें सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। यानी कि गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर न तो तुमसे बोलेगा और न तुम्हारे यहाँ क्या करेगा, जाकर बैठेगा, और न तुम्हारे हाथ का क्या करेगा, पानी पिएगा। ये कौन सा बहिष्कार? सामाजिक कर दिया जाएगा। और जाति या समुदाय से बहिष्कार कर दिया जाएगा कि हमारी जाति के हो और हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, अगर तुमने अपनी जाति को वोट नहीं दिया तो अपनी जाति से हम तुम्हें क्या करवा देंगे? कुजात छटवा देंगे। यानी कि जात से क्या करवा देंगे? बाहर। तो तुरंत कल सीपीसी बताया गया। अब बताइए, आप लोग कल ही बताया, जाति से अगर किसी को निष्कासित किया जाता है तो क्या वह सिविल वाद ला सकता है कि नहीं? कल बताया गया था, ला सकता है। याद रखिएगा, ये मेंस में भी आ चुका है। जाति और जाति भोज में न बुलाना, कोई सिविल वाद नहीं। जाति समारोह में न जाना, कोई सिविल वाद नहीं। लेकिन जाति से निष्कासन पर इंटरव्यू में पूछा गया है, व्यक्ति का किस पर प्रभाव पड़ता है? हैसियत। और आपका जूरिस्प्रूडेंस में हैसियत ही पढ़ना है, सर हेनरी मैन का। स्टेटस डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उसी में आईपीसी 497 भी पढ़ानी है। तो आपका हैसियत पर प्रभाव पड़ता है। देखिए आपका यानी कि
जाति से, समुदाय से बहिष्कार कर दिए जाओगे, सामाजिक बहिष्कार या जाति या समुदाय से क्या कर दिए जाओगे, तो ये माना जाएगा कि प्रधान जी ने कौन सा प्रभाव डालकर चुनाव जीता है, औचित्य। दूसरा देखिए, उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है दैवीय प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिंदा का पात्र हो जाएगा या बना दिया जाएगा। अब देखिए, आपका आईपीसी से भी जोड़ते रहे, सब अपराध भी हैं। प्रधान जी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम हमें वोट नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे या तुम्हारे परिवार को भाई क्या किया जाएगा, तुम दैवीय प्रकोप का भागी बन जाओगे या आध्यात्मिक परिनिंदा के पात्र हो जाओगे या बना दिए जाओगे। इसका मतलब कि हम ऐसा तंत्र मंत्र या फूकेंगे तंत्र मंत्र, अगर चुनाव वोट नहीं दिए तो कि तुम आपका दैवीय प्रकोप का भागी हो जाओगे, यानी कि भगवान तुम्हें क्या करेगा, दंडित करेगा, या दैवीय परिनिंदा यानी कि वहाँ भी आपका स्वर्ग और नरक या जन्नत और जहन्नुम में जाओगे तो वहाँ भी तुम्हारी क्या होगी, निंदा, कि तुमने वोट नहीं दिया अपने बिरादर को, जात को, धर्म को। तो ये सब अगर प्रधान जी करके वोट ले रहे हैं या कह रहे हैं कि चुनाव न लड़ो या वोट न देने जाओ, तो ये अनुचित प्रभाव माना जाएगा कि नहीं। तो अब तुरंत आपको आईपीसी से और का आपका एविडेंस से जोड़ना है। दैवीय प्रकोप समझ रहे हैं कि नहीं, डिवाइन यानी कि भगवान का प्रकोप लग जाएगा, तो तुरंत आप सतर्क रहिए। 2 क्वेश्चन से बहुत पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति दैवीय प्रकोप का भय दिखाकर और आपको भय दिखाता है तो क्या ये अपराध है कि नहीं है। और आईपीसी की धारा 508 में, किसमें है, 508। अब ये याद रखिए भाई, उतना डिटेल में नहीं चल सकता आईपीसी, लेकिन सेक्शन मैं बता रहा हूँ कौन सा, 508 में। और आपका जो कन्फेशन है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है एविडेंस की धारा 24 से। अगर दैवीय फायदा दिखाया गया है और कन्फेशन कराया गया, अपराध स्वीकार कराया गया, तो वह संस्वीकृति वैध मानी जाएगी। याद रखिए, जैसे कि एक व्यक्ति है और उससे कहा जाता है कि अगर तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो ये पूछा जाता है कि ये जो संस्वीकृति है वैध होगी कि अवैध। वैध। भाई आपका कौन सी धारा में है एविडेंस की, धारा 24। तो आगे बताया जाएगा, लेकिन हल्का हल्का भाई नए लोग जानते रहें कि ऐसा नियम आईपीसी और कहाँ है, एविडेंस में। आईपीसी की कौन सी धारा, 508। भाई ऐसे याद नहीं होगा, थोड़ा देखिए समय लगता है, धीरे धीरे। अगला देखिए भाई, आपका अभी इसमें बचा अनुचित प्रभाव। हाँ, दैवीय प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिंदा का पात्र होगा या बना दिया जाएगा, यानी कि इतना तंत्र मंत्र पूजा पाठ करा देंगे कि तुम्हें भगवान तुम पर क्या होंगे, अप्रसन्न। अगला देखिए, उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचक संबंधी अधिकार के प्रयोग में इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप यानी कि अनुचित प्रभाव क्या किया है, डाला है। ये सब करने पर खंड 3 देखिए आपका, उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किए जाएं। तो एचजेएस प्री में भी पूछा जाता है कि ग्राम प्रधान के चुनाव को कौन चुनौती दे सकता है, तो या तो उम्मीदवार या आपका मतदाता। निर्वाचक मतलब क्या,
यानी कि गांव का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, प्रधान जी के चुनाव को क्या दे सकता है? चुनौती कि प्रधान जी रिश्वतखोरी से जीते हैं या कैसे जीते हैं, अनुचित प्रभाव डाल, या जो उम्मीदवार हारा है वह दे सकता है। तो ये एचजीएस में भी पूछा जाता है कि कौन चैलेंज कर सकता है प्रधान के चुनाव को? बाहरी नहीं, या तो गांव का व्यक्ति जिसका क्या हो निर्वाचक नामावली में या वोटर लिस्ट में क्या हो, या कौन दे सकता है? जो उम्मीदवार था, यानी कि जो हार गए प्रधान जी, वो दे सकते हैं। आपका ये भी जैसे कि इसी को कोरिलेट करके अनुच्छेद 71 से पूछा जाता है, वहाँ भी सतर्क रहना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है, यहाँ पूछा जाता है। अभी हमने बताया अनुच्छेद 71 के तहत चुनौती कौन दे सकता है, तो या तो उम्मीदवार या कम से कम कितने मतदाता जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो। 20 है कि 10? देखिए 10 है शायद, हमारे हिसाब से हल्का सा हम भी भूल रहे हैं कि कितने मने वोटर दे सकते हैं। हम लोग वोटर नहीं, आपका राष्ट्रपति और किसके चुनाव में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन उम्मीदवार दे सकता है, पीए संगमा के मामले में आया भी था। तो आपका इसको देखिए 10 शायद हैं, लेकिन हमें भी कंफर्म नहीं है अभी 10 है कि 20 कम से कम। आपका ये भी क्वेश्चन बना था कि राज्यसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। तो देखिए राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलता है तो ये सही बात है कि जो विधान परिषद राज्य की होती है वह भाग नहीं लेती, लेकिन कौन भाग लेता है? राज्यसभा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन संविधान के बिहार ने बनाए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि बिहार ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीआरपीसी और संविधान में बनाया है। वो सही बात है कि भाई आपका आईपीसी तो जो लोग लेक्चर हमारे सुन लिए होंगे 10 दिन पूरा किए हैं, 25 में 25 करके आए हैं लोग, कुछ लोग एविडेंस में भी आपका 22-23 लोग करके आए हैं। लेकिन वहीं सीआरपीसी और संविधान में कुछ बाहर चला गया था। अब इतने कम समय में भाई इतने बड़े बड़े कानून हैं, 1.5 माह में कितना पढ़ा दिया जाता। तो भाई रेस्ट ले लीजिए, सीपीसी चलेगी आपका धारा 10। आज लेक्चर चलेगा आपका भाई, कल बंद रहेगा क्लास भाई, बता दिया जाए, परसों चलेगा कल के बाद। तो अभी सीपीसी 15 मिनट बाद चलेगी। सेक्शन 10 चलेगा,